तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर को। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। तो इस वाले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, इस वाले लेक्चर में हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर देखेंगे। पर रिलेशनल ऑपरेटर देखने से पहले हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। क्योंकि इसमें अगर कोई कोई बच्चे इसमें बोल रहे होंगे कि अगर इसमें पावर निकालना होगा, कोई अगर पावर निकालना होगा तो ये सारे मिस्टेक वो सब करते हैं जो बिगनर होता है। कि जैसे कि 3 की रेज़ टू पावर 4 इस तरह कर दिया, 3 इंटू 4 कर दिया, इस तरह करके वो ये बिल्कुल भी रॉन्ग तरीका है। ये बिल्कुल रॉन्ग है। इसका एक तरीका होता है पावर निकालने का। एक तो हो गया कि जिस तरह अगर आपको पावर निकालना है तो आपको अगर 3:4 करना है तो आप लोग को ये मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। इस तरह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। ठीक है। तो अगर और भी अगर चाह रहे हो कि नहीं इसका कोई और अल्टरनेटिव मिल जाए आप लोग को, या फिर कोई और एक ऐसा कोई तरीका नहीं है जो हम लोग इजी वे में निकाल सकते हो, तो यहाँ पर मैंने वही मेंशन किया हुआ, हाउ डू वी कैलकुलेट पावर इन द सी लैंग्वेज। ठीक है। तो ये तो तरीका हो गया गलत तरीका जो आप जनरली बिगनर लोग करते हैं। ठीक है। दिस इज बिकॉज सी हैज नो स्पेशल ऑपरेटर फॉर द कैलकुलेटिंग पावर। तो हम लोग एक और चीज देखेंगे इसमें कि अगर ये वाला डिस्कस मैंने किया अभी, ये वाला जो था ये मैंने डिस्कस किया कि अगर आप लोग को अगर 3:4 निकालना है, 3 का पावर 4 निकालना है, तो आप लोग 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू करके निकाल सकते हो। इसका ये आप लोग को बिल्कुल भी इस तरह करके नहीं लिखना है, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप लोग चाहते हो कि इसका शॉर्टकट तरीका कोई रहे तो इस पे क्या करना है कि आप लोग के एक प्री डिफाइंड मैंने जो हेडर फाइल बताया है, एक इसके लिए एक अलग से हेडर फाइल आएगा, जैसे हम लोग पहले यूज करते हैं ना, इसे यूज करते हैं हम लोग, हैज इंक्लूड stdio.h। ठीक है। तो एक और हेडर फाइल हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, हैज इंक्लूड math.h। ये क्या है, math.h हम लोग यूज करेंगे। तब जाके हम लोग ये जो है फंक्शन पाओ, हम लोग इसे यूज करेंगे। इसे यूज करेंगे, इसको अगर मान लो कि अगर 3 का निकालना है, 3:4, तो हम लोग को यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। और ये क्या होता है, ये एक आर्ग्यूमेंट होता है। जब हम लोग फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे इसको हम लोग बहुत अच्छे से डीप में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। अगर जिसका भी निकालना 3:4 तो यहाँ पर हम लोग 4 कर देंगे, तो ये क्या कर देगा ऑटोमेटिकली 3 इंटू 4 करके ये उसका पावर निकाल देगा। ठीक है। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं एक बार अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने 3:4 निकालेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है तो x इजकल टू पहला पहला वाला जो था, पहला पहला मेथड जो था, x इजकल टू जितना अगर मल्टीप्लीकेशन आपको चाहिए, जितना भी पावर चाहिए आपको उतना बार 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये तो पहला ये हो गया, इसका मेथड हो गया। इसको अगर रन कराते हैं तो 81 मिल जाएगा। और दूसरा मेथड क्या था, दूसरा मेथड यह था कि अगर मुझे नहीं लिखना पड़े, किसी किसी को लगता है कि अगर मैं इतना क्यों लिखूं, अगर इसको इतना इतना निकालना है तो हमको फिर से 3 डालना पड़ेगा, जितना पावर चाहिए उतना 3 डालना पड़ेगा। तो वहां पर यह चीज नहीं करके अगर आप हेडर फाइल ऐड कर लेते हो, किसका, इसका math.h का। ठीक है। ये अगर हम अगर कर लेते हो, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, बस एक्स पे स्टोर कराओ, किसको कराना है, पाव को, और कितना चाहिए, पावर 4 चाहिए 3 का, बस हो गया ये। ठीक है। इसको अगर हम लोग रन कराते हैं तो सेम आउटपुट मिलेगा यहाँ पे। ये आउटपुट सेम मिला, क्यों, अगर आप लोग को नहीं चाहिए कि नहीं 3:3:3:4 नहीं करना है, हमको सिर्फ उसका सिर्फ मुझे 3 का पावर 4 करना है, तो यहाँ पर मैंने 3,4 आर्ग्यूमेंट इसमें फंक्शन में डाल दिया। उसके बाद ऑटोमेटिक उसने फेच कर लिया डाटा कि नहीं, हाँ ये 3:3 करना है इसमें। ठीक है। तो ये इसका यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर समझ में ये नहीं आ रहा होगा ये काम कैसे कर रहा है। जब हम लोग फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। बाकी रहा इसका कि ये हेडर फाइल क्या है, हेडर फाइल ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। अगर इसको हम लोग बहुत तरह का हेडर फाइल होता है, जैसे यहाँ पर stdio.h यूज कर रहे थे, किसके लिए यूज कर रहे थे, इनपुट आउटपुट के लिए, और यहाँ पर हम लोग math.h यूज कर रहे हैं कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग हेडर फाइल को भी यूज करते जाएंगे। ठीक है। तो ये तो हो गया ये वाला। ठीक है। ये तो हो गया, और मैंने ऑलरेडी सारा चीज इसमें पीपीटी में दे दिया है।
ऑलरेडी आप लोग को नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं, ये पीपीटी आप लोग के साथ शेयर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने वही लिखा हुआ है कि फॉर यूजिंग POW पाव फंक्शन वी विल हैव टू इंक्लूड हेडर फाइल कॉल्ड math.h। ठीक है, हम लोग को इंक्लूड करना पड़ेगा हेडर फाइल किसे, math.h को हम लोग को इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट अपना ऑपरेटर के पास, तो नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है भाई, नेक्स्ट ऑपरेटर हम लोग का रिलेशनल ऑपरेटर है। ये पहला ऑपरेटर क्या था, अर्थमेटिक पढ़ लिया, फिर उसके बाद क्या है रिलेशनल ऑपरेटर है, और चौथा क्या होगा मेरा, असाइनमेंट ऑपरेटर। नहीं, असाइनमेंट नहीं है, लॉजिकल ऑपरेटर रहेगा। ठीक है, इसमें तो असाइनमेंट ऑपरेटर ऑलरेडी है। ठीक है, ये तब होता है देयर आर ओवरऑल 6 रिलेशनल ऑपरेटर। ये जितना ओवरऑल जो मिला के बोला जाता है, ये हमारे पास 6 ऑपरेटर है जो हम लोग इंटायर कोर्स में इसे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे एक एक करके। ये तो आप लोग को पता ही है, क्या ग्रेटर देन क्या कब यूज करते हैं, लेस देन कब यूज करते हैं, हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू कब यूज करते हैं, लेस देन इक्वल टू कब यूज करते हैं। बाकी रहा कि ये वाले चीज में और ये वाले चीज में बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन रहता है कि इसको हम कब यूज करते हैं और इसे हम लोग कब यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे से जानेंगे। ऑलरेडी ये सारी चीज रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर आता है, तो ये चीज आप लोग देख लो यहाँ पे। बाकी हम लोग जब इसे तुम लोग कब अच्छे से जानोगे, जब हम लोग फॉर लूप यूज करेंगे या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे, उससे उस टाइम पे हम लोग इसे अच्छे से यूज करेंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू इस तरह का चीज हम लोग कंडीशन यूज करके देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको देखते हैं, ये वाले को। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये होता है इक्वलिटी चेक करने के लिए। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड वही है हम लोग का, इक्वलिटी टेस्टिंग ऑपरेटर इसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है भाई, इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि जैसे कि तुम लोग अगर, मैं एक ना डार्क लेता हूं को। हम्म हम्म। ये जो है असाइनमेंट ऑपरेटर, अगर मान लो कि x इक्वल टू, नहीं ये वाला नहीं, x इक्वल टू मैंने 20 लिखा। ठीक है, तो ये जो 20 है ये क्या हो रहा है, ये x में तुम्हारा असाइन हो रहा है, तो तुम्हारा मान हो रहा है यहाँ पे x इक्वल टू 20। ठीक है, तो यहां पर देखो जैसे इंट इक्वल टू 10 लिखा, b इक्वल टू 7 लिखा। ठीक है, अगर a इक्वल टू b में कर देता हूं, यहाँ पे क्या करता हूं, a इक्वल टू b। b में क्या है भाई हम लोग का, b में हम लोग का क्या है, 7 है। तो अब a में क्या आएगा, तो a में भी 7 आ जाएगा। ऑलरेडी a में तुम्हारा 10 था, तो 10 को ये क्या करेगा, तुम बाहर निकलो। यहां पर इसने क्या बोला है कि बी ने बोला है कि मुझे असाइन करो। ठीक है, तो यहां पर ए में जो 10 था उसको हटा के 7 कर देगा। बाकी तुम्हारा फिर इसका मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग प्रिंट करके भी देखते हैं, यहां पर मैंने इसका रिजल्टेंट दिया हुआ है, प्रिंट तुम्हारा परसेंटेज ये लिख के अगर इसे तुम अगर रन कराते हो, तो ही तुम्हें रिजल्टेंट में क्या मिलेगा, 7 मिलेगा तुम्हें रिजल्टेंट में, ना कि तुम्हें 10 नहीं मिलेगा। क्यों 10, क्योंकि तो ऑलरेडी तुमने असाइन यहाँ पे कर लिया। ये जो तुम्हारा ए इक्वल टू, ये तुमने जो एक रिलेशन लिखा यहाँ पे, तो यहां पर क्या हुआ तुम्हारा, यहां पे तुम्हारा क्या हुआ कि b का जो भी वैल्यू है वो तुम्हारा a में असाइन हो गया। अब a भी तुम्हारा 7 ही है और b तो ऑलरेडी 7 है ही। ठीक है, तो यहां पर प्रिंट जो करेगा तुम्हारा 7 प्रिंट कर देगा। ठीक है, और इसमें क्या डिफरेंस है भाई, ये वाले में, ये तुम्हारा है इक्वलिटी टेस्टिंग ऑपरेटर। ये तुम्हारा क्या करता है, इक्वलिटी तुम्हारा टेस्ट करता है कि तुम्हारा ये जो नंबर है तुम्हारा, ये वाला, जैसे मान लो कि a इक्वल टू 10 है, ठीक है, b इक्वल टू 7 है, तो यहां पर c का ये करना, क्या तुम्हारा 10 इक्वल होता है तुम्हारा 7 के, बिल्कुल नहीं होता है। अगर ये तो तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा फॉल्स। ये क्या हो गया भाई, फॉल्स हो गया। अगर हम लोग फॉल्स कोई भी चीज होता है, इसको हम लोग नंबर के फॉर्म में हम लोग इसे देखते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसे अगर नंबर के फॉर्म में अगर ट्रू आता ट्रू आता तो हम लोग 1 लिखते, अगर यहाँ पे फॉल्स आया है तो हम लोग 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर c इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इक्वल टू तुम्हारा 0 हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि ये वाला जो कंडीशन है, ये वाला जो कंडीशन है तुम्हारा यहाँ पे फुलफिल नहीं हुआ है। ये तुम्हारा जो स्टेटमेंट है तुम्हारा, ये फॉल्स है, ना कि ट्रू है, क्योंकि 10 = 7 नहीं होता यहाँ पर। मेनली तुम इक्वल टू का यहाँ पर क्या इससे क्या समझे आप लोग? इससे ये समझे कि ये तुम्हारा इक्वलिटी टेस्ट करता है, और ये क्या करता है, ये तुम्हारा असाइन करता है। असाइन मतलब किसी में अगर कोई वेरिएबल है उसमें कोई वैल्यू को डालना होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा बस इक्वलिटी चेक करता है। इक्वलिटी चेक अलग होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर का काम अलग होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आप लोग को समझ में आ गई। ये बहुत ही जो बोलते हैं कि बच्चे लोग को ये समझ में नहीं आता है कि ये दोनों में डिफरेंस ही क्या है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है इस दोनों का, ठीक है। तो आगे मैंने क्या लिखा, एक आप लोग यहाँ पर पॉज करके आप इसका जो आउटपुट है उस आप लोग इसको अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैंने सवाल दिया हुआ है, इंट a = 10, b = 7, c = क्या, ठीक है। c = तो c = यहाँ पर मैंने रिलेशनल, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इसे अगर दिखाई नहीं दे रहा आप लोग को, तो c यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पर प्रीवियस वाले चीज को ही मैंने अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक और एक जो नोट है वो मैंने डाला हुआ है यहाँ पर, वो पहले मैं बता देता हूँ आप लोग को। सच एक्सप्रेशन आर कॉल्ड मल्टी असाइनमेंट ऑपरेटर। ये सारे जो ये जो असाइनमेंट, इसे तो हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो इसको हम लोग अगर दोबारा यूज कर लिया, तेबारा यूज कर लिया, अगर बहुत बार हम लोग मल्टी बार यूज कर रहे हैं अपने इसमें, ठीक है, कोड में, एक ही लाइन में, तो हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी असाइनमेंट एक्सप्रेशन बोलते हैं। दे आर रीड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, ये ठीक है। हम लोग इसको रीड कैसे करते हैं भाई, यहाँ पर रीड तो ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, b = a, a = c, इस तरह रीड हम लोग करते हैं, c = a, a = b, ठीक है। पर इसका जो ये है, इसका जो लेफ्ट, रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट दे आर सॉल्व फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। बट ये जो सॉल्व होता है इसमें जो वैल्यू पुट होता है तुम्हारा क्या होता है, लेफ्ट टू राइट होता है तुम्हारा। बी से बी में पहले जाएगा, बी का जो भी वैल्यू होगा, मान लो कि बी का मान तुम्हारा यहाँ पे क्या है, 7 है, तो यहाँ पर तुम्हारा 7 पुट होगा, ना कि तुम्हारा सी का जो सी का तो कोई वैल्यू ही नहीं यहाँ पे, इधर से पुट नहीं होता, इधर से पुट होता है। तो वही मैंने यहाँ पे बोला, राइट टू लेफ्ट टू राइट, बट दे आर सॉल्व फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अगर हम लोग सॉल्व करेंगे उसे तो हम लोग राइट टू लेफ्ट में जाएंगे, ठीक है। तो यही यहाँ पर मैंने बोला है c = और बी का मान क्या है, बी का मान हमारा क्या है, एक मिनट, बी का मान है भाई यहाँ पे 7, ठीक है। तो ए में तुम्हारा आ गया 7, क्योंकि a = b, ठीक है। तो यहां पर तुम्हारा 7 आ गया। अब क्या बोल रहा है, c = a, ठीक है। तो यहां पे तुम्हारा क्या आना चाहिए, वही चीज मैंने जो प्रीवियस वाले चीज में बताया है उसको मैं अच्छे तरीके से यहां पर बताया हुआ है। तो यहां पर भी तुम्हारा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज को मैंने फिर से यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको बताया कि ये काम कैसे कर रहा है। और ये वाला स्टेटमेंट आप लोग प्लीज इसे याद करना, ठीक है। ये चीज अगर आप लोग अगर अगर आप लोग क्या कहते हैं, कोई सेमेस्टर एग्जाम हो रहा है तो उसमें ये सारे चीज पूछ सकता है, छोटा 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 क्वेश्चन में ये सारे चीज को पूछ सकता है, ठीक है। तो ये वाला चीज तो आप लोग क्लियर हो गया यहाँ पर कैसे क्या हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज आता है, एक और चीज आता है, जैसे मान लो कि मुझे ना 10 असाइन करना है, ठीक है। यहाँ पर मुझे 10 असाइन करना है, किसमें असाइन करना है, ए में भी असाइन करना है, बी में भी असाइन करना है, सी में भी असाइन करना है, डी में भी असाइन करना है, ई में भी असाइन करना है। तो हम लोग कोड कैसे लिखेंगे, a = 10, b = 10। जो बिगनर होगा, जो समझ में नहीं आता जिसे, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे करेगा कि वो a = 10 भी करेगा, b = 10 भी करेगा, c = 10 भी करेगा, ठीक है। पर अगर यही चीज को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, a = b = c = d = 10, बस। ये यहाँ पे चलो हम लोग इसको ट्रेस करते हैं, कैसे ट्रेस कर रहे हैं। ये जो हम लोग क्या बोले थे, वैल्यू जो पुट होता है, यहाँ पर मैंने क्या बोला है, बट दे आर सॉल्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, तो ये तुम्हारा राइट हो गया। अब जो इसका वैल्यू है 10, ये तुम्हारा डी में आएगा, डी में 10 आ गया। अगर डी में 10 आ गया, ये बोल रहा है c = d, तो यहाँ पर भी 10 आ जाएगा, यहाँ पर भी 10 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 10 आ जाएगा। तो इस तरह क्या हुआ, एक लाइन में हम लोग पूरा का पूरा ये वाला फंडा को एक लाइन में लिख लिया, ठीक है। अगर वही चीज हम लोग को प्रिंट कराना है, बस हम लोग प्रिंट इसको करा सकते हैं इजी वे में, ठीक है। तो यहां तक तो उम्मीद है कि आप लोग को कोई भी चीज दिक्कत नहीं होगा। इसको मैंने जितना भी होता है ना, एक छोटे लेवल में आप लोगों को समझाने का तरीका, जो छोटे से छोटे तरीका होता है वो मैंने समझाने की कोशिश किया यहाँ पे।
अगर आप लोग को फिर भी कोई दिक्कत है तो आप लोग प्लीज कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम में भी पूछ सकते हो, आप लोग ज्वाइन हो सकते हो वहां पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक और मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। तो ये वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, मैंने बोला था कि ये अभी स्टार्टिंग में जो बोला था मैंने कि अभी क्वेश्चन अभी स्टार्ट होने वाला है, तो हम लोग आने वाले चैप्टर में इसी तरह क्वेश्चन को देख के हम लोग को उसका जो क्या ये कहना चाह रहा है, जैसे रिलेशन ऑपरेटर पढ़ रहा है तो क्या कहना चाह रहा है हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, गेस द आउटपुट ऑफ देम। ठीक है, तो इंट ए इक्वल टू 10 है, बी इक्वल टू 10 है, तुम्हारा सी है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये तुम्हारा ट्रू है कि फॉल्स है? ये तो तुम्हारा बिल्कुल ट्रू है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सी इक्वल टू ए, नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर तुम्हारा 10 आएगा, ये भी तुम्हारा 10 ही रहेगा। तो ठीक है, ये तो तुम्हारा ट्रू हो गया। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, सी का वैल्यू क्या आएगा? आप लोग इसे प्लीज इसे रन करके भी देखना। ठीक है, अपना जो भी तुम्हारा कंपाइलर है जिसपे भी यूज कर रहे हो, इसे रन करके देखना, तो आप लोग प्लीज इसे, तो आप लोगों को समझ में आएगा इसे। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि सी इक्वल टू ए इक्वल टू बी। ठीक है, तो यहाँ पे b का मान क्या है, b का मान तुम्हारा 10 है, और a का मान क्या है, तुम्हारा 10 है। तो क्या तुम्हारा 10 इक्वल टू 10 होता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 10 इक्वल टू 10 होता है तुम्हारा ये। तो ये क्या है तुम्हारा वैल्यू, ये तुम्हारा ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो इसको हम लोग किससे दर्शाएंगे, 1 से दर्शाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर 1 आ गया तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग इसको देखेंगे, ये वाले चीज को हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है सी इक्वल टू ए इक्वल टू बी, यहाँ पर अच्छे से देखना, बी के ऊपर मैंने कोटेशन मार्क दिया हुआ है, सिंगल कोटेशन मार्क दिया हुआ है। ठीक है, तो बी का मान कितना होता है, बी का मान 97 होता है। ये तुम्हारा आस्की है। ठीक है, ये कोई तुम्हारा वेरिएबल नहीं है, ये तुम्हारा क्या है, नंबर नहीं है कोई। ये क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा कोटेशन मार्क आ गया, और बी का होता है तुम्हारा 97 होता है, आई थिंक यही तुम्हारा होता है, 97 ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक मिनट, बी का आशिकी 98 होता है। तो यहाँ पे क्या असाइन करेगा, यहाँ पे ये तुम्हारा ए में असाइन कर देगा तुम्हारा 98। तो ए इक्वल टू क्या हो गया, 98। अगर ए में तुम्हारा 98 आ गया तो सी इक्वल टू कितना होना चाहिए, सी इक्वल टू भी 98 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसको ध्यान रखना, ये बी और ये बी तुम्हारा बिल्कुल ही डिफरेंस है, ये दोनों सिमिलर नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बी तुम्हारा एक कैरेक्टर की तरह है, यहाँ पर तुम्हारा बी एक वेरिएबल की तरह है, जो आपने यहाँ पे ऑलरेडी आप लोग उसको दिखा चुके हो कि बी इक्वल टू 10 होता है। और ये तुम्हारा कैरेक्टर है, इसका तुम्हारा आस्की जाएगा इसमें। ठीक है, आस्की कोड जो होता है तुम्हारा वो तुम्हारा जाएगा। तो तुम्हारा जैसे बी इक्वल टू 98 होता है तो वो तुम्हारा ए में असाइन कर देगा। तो तुम्हारा ए फिर सी इक्वल टू ए मतलब ए इक्वल टू कितना है, 98, इसलिए तुम्हारा सी इक्वल टू 98 हो जाएगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे तुम्हारा एक, ये तुम्हारा असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, ये तुम्हारा कौन सा ऑपरेटर है भाई, ये तुम्हारा ये वाला ऑपरेटर है, इक्वालिटी चेक जो कर रहा है। यहाँ पे तुम्हारा जो इक्वालिटी चेक कर रहा है, यहाँ पे वो वाला ऑपरेटर यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तुम्हारा ए इक्वल टू बी कैरेक्टर कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये तुम्हारा क्या, तुम्हारा 10 इक्वल टू 98 होता है, नहीं होता है। ये क्या है तुम्हारा, बिल्कुल, ये बिल्कुल फॉल्स है, ये बिल्कुल फॉल्स है। तो कितना आएगा, जीरो आएगा। अगर जीरो आएगा तो यहाँ पे सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तुम्हारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला पोर्शन। और ये वाला अगर पोर्शन हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये तुम्हारा कभी भी, हाँ, यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा कैरेक्टर कौन सा है। ये तुम्हारा कितना होता है, एक आज के कितना होता है भाई, इसका होता है 97। और बी कितना है तुम्हारा, बी है तुम्हारा यहाँ पे, बी तुम्हारा यहाँ पे 10 है। तो ये क्या होगा, 97 इक्वल टू 10 होता है, नहीं होता, ये भी फॉल्स। तो सी इक्वल टू तुम्हारा यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये और ये वाला क्या होगा,
आप उम्मीद है कि आप लोग को ये चीज आप लोग को समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ही एक अगर जो भी बिगनर होगा तो वो बिल्कुल गलत कर देगा। यहाँ पे क्या मैंने लिखा हुआ है, क्या कैरेक्टर में कभी तुम लोग ये कर सकते हो, असाइन कर सकते हो? ये तो तुम्हारा कैरेक्टर है भाई, तुम इसमें असाइन कैसे कर सकते हो? ये अगर ये कोई वेरिएबल होता तो उसमें हम लोग असाइन कर सकते थे। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा कैरेक्टर है, ये भी तुम्हारा कैरेक्टर है, ये तुम्हारा बिल्कुल भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी तुम्हारा बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी तुम असाइन किस में कर रहे हो, एक किसी भी कैरेक्टर में कर रहे हो तुम असाइन। ठीक है, ये कोई वेरिएबल नहीं है। तो इस तरह करके उम्मीद है कि ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट है आप लोग प्लीज कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो ये तो हो गया आज के लिए। अगर और भी इसके बाद है, अगर हाँ एक और चीज है यहाँ पर जैसे मैंने बोला वो वाला चीज को लेके, इसको मैंने एक स्पेसिफिक आपको समझाने की कोशिश की। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा एक वेरिएबल है, और ये तुम्हारा क्या है, कैरेक्टर कांस्टेंट है। तो कैरेक्टर कांस्टेंट में तुम कैसे वैल्यू को पुट कर सकते हो? तुम किसी तरह कैरेक्टर कांस्टेंट में वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तुम वेरिएबल में भले कि तुम कोई भी तुम नंबर उसमें पुट कर सकते हो, लेकिन तुम कैरेक्टर, ये तो कांस्टेंट ऑलरेडी है, तुम इसमें वैल्यू पुट नहीं कर सकते हो। जैसे 98 इक्वल टू 10, ये कभी होगा? ये तो कभी नहीं होगा ना भाई। तो उसी तरह यहाँ पे है, वैल्यू डिपेंड ऑन प्रोग्रामर। इसका जो वैल्यू क्या होगा, तुम्हारा प्रोग्रामर डिपेंड करेगा। अगर वैल्यू बी इक्वल टू 10 लिख दिया उसने, बी इक्वल टू 12 लिख दिया उसने, तो ये चीज तुम्हारा किस पे डिपेंड करता है, तुम्हारा प्रोग्रामर पे डिपेंड करता है, ताकि वो जो भी तुम्हारा वहां पे असाइन करेगा वो तुम्हारा वहां पर बी इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो कांस्टेंट है, ये तो ऑलरेडी तुम्हारा बी कैरेक्टर कांस्टेंट है, तो इसका आस्की ऑलरेडी है वहां पे। तो आस्की जो भी तुम्हारा है, जैसे बी का 98 होता है, तो वो तुम्हारा कांस्टेंट ही रहेगा, वो तुम्हारा वेरी नहीं करेगा, ये तुम्हारा वेरिएबल नहीं है, इसलिए ये वेरी नहीं करेगा। तो विल बी द वैल्यू 98। ठीक है, तो ये इस दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो आगे देखते हैं इसमें। ये तुम्हारा बहुत ही बेसिक चीज है, एक इक्वल टू नॉट इक्वल टू के बीच में, ये हम लोग बाद में देखेंगे। ये मैंने ऐसे ही इसमें इस पीपीटी में डाल दिया है कि ये बिल्कुल ही अलग होता है। ये तुम्हारा इक्वल टू दर्शाता है, और ये तुम्हारा क्या होता है, नॉट इक्वल टू। जैसे ये क्या है तुम्हारा, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। अगर इक्वल टू है यहाँ पे तो एक जगह तुम्हारा नॉट इक्वल टू रहेगा। अगर यहाँ पर मैंने देखो जैसे समझाने की कोशिश किया हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ मैंने, सी इक्वल टू ए, और ए इक्वल टू बी। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो गया, 10, 10 इक्वल टू क्या है, 10 इक्वल टू तुम्हारा 10 है, मतलब ये तुम्हारा 10 बराबर है 10 के। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा ट्रू हो गया, तो ये तुम्हारा यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे तुम्हारा सी इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्या तुम्हारा ए नॉट इक्वल टू बी है? क्या तुम यहाँ पर जैसे बोल रहे ए नॉट इक्वल टू बी, क्या ऐसा तुमको लगता है ए तुम्हारा बी के बराबर? नहीं, क्योंकि तुम्हारा ए का मान भी 10 है, बी का मान भी 10 है। अगर ए का भी मान तुम्हारा 10 है और बी का मान भी 10 है, तो ये तुम्हारा इक्वल हो गया ना भाई। ये अगर इक्वल हो गया तो तुम्हारा ये फंडा यहाँ पर नॉट इक्वल टू 10 का नहीं आएगा, क्योंकि ये तुम्हारा इक्वल है, इसलिए यहाँ पर तुम्हारा फॉल्स आएगा। इस तरह केस में हम लोग नॉट इक्वल को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, तुम्हारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा ये दोनों इक्वल है, इसलिए यहाँ पर फॉल्स को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, हम लोग फॉल्स को जीरो लिख के दर्शाते हैं। तो यहाँ पर डी का मान तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर इसी को तुम प्रिंट करोगे तो इसका मान कुछ इस तरह आएगा, क्योंकि तुम्हारा ए का मान 10 है, तुम्हारा बी का मान 10 है, और सी का मान यहाँ पे 1 आया है, तो यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे डी का मान तुम्हारा 0 आया है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप लोगों को कोई भी चीज परेशानी होती है, कोई भी दिक्कत है समझने में, क्योंकि ये सब जो टॉपिक जो होती है ना, बहुत ही छोटी छोटी चीज है, लेकिन बाद में तुम जब बड़े लेवल का क्वेश्चन करोगे तो ये तो छोटी छोटी चीज ही आप लोग को दिक्कत करेगा। तो इसलिए है कि आप अगर जितना भी आप लोग का जो बेस है उसको अच्छे से बनाओगे तो बाद में आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज में कोई भी चीज अगर डाउट आप लोग को है तो आप लोग प्लीज कमेंट करो। अगर टेलीग्राम है वहां पे आप टेलीग्राम पे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग प्लीज शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अगर जो भी ये सी प्रोग्रामिंग पढ़ना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पर पूरा कंप्लीट सी का कोर्स ही चल रहा है, और अभी तो कुछ लगभग 7 या 8 लेक्चर हो चुका है।
ठीक है। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। ओके।